कल हमने भूगोल के बारे में अध्ययन किया था कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स इज ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल के अंदर हम पूरे धरातल और इस पर रहने वाले जीवों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आज हमने उसको दो भागों में बांटा है। आजकल क्यों बांटा है कि हमारा सिलेबस ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमने हमारा जो सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि हमारा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इन दो भागों में हमने इसको अलग अलग बांट दिया सुविधा के लिए। आज हम देखेंगे कि भौतिक भूगोल का क्या महत्व है, किस लिए जरूरी है भौतिक भूगोल का अध्ययन करना। हम देखते हैं कि सदियों से मानव की आवश्यकता रही है रोटी, कपड़ा, मकान की, और जमीन हमारी जो भी ये भूगोल है, हमारा पृथ्वी है, ये जितनी है उतनी ही है। करोड़ों साल पहले भी इतनी ही थी और आज भी इतनी ही है। बस ये फर्क ये है कि कभी इसमें आदमी ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास जो इसके संसाधन हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, और कभी कम जनसंख्या होती है तो भी दिक्कत आती है, और जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो भी दिक्कतें आती हैं। तो ये है, इसलिए मानव का जरूरी है कि हम भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन समय समय पर करते रहें। और भौतिक भूगोल का मतलब ये है द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट बाय इटसेल्फ इज फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक पर्यावरण का मतलब ही भौतिक भूगोल है। तो कुल मिलाकर के पर्यावरण का अध्ययन करना, तो आज के जमाने में पूरे संसार के अंदर पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। और भौतिक भूगोल का मतलब है जो भी सारे पर्यावरणीय तत्व हैं वो भौतिक भूगोल के ही हिस्सा हैं। जैसे हम देखते हैं भौतिक भूगोल में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इन तत्वों का सभी का अध्ययन किया जाता है। अब हम सारों का इनका गुण देख लेते हैं कि स्थलमंडल के क्या क्या गुण हैं। तो स्थलमंडल में क्या है? पर्वत, पठार और मैदान, ये सारे स्थलमंडल पे आते हैं। अब इसमें देखते हैं हम, यहां देखेंगे सबसे पहले कि पर्वत हैं हमारे, कौन कौन से पर्वत हैं, इनका एक नक्शा तैयार करेंगे। और नक्शे में हम देखेंगे रॉकीज, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत है, और अपलेशन पर्वत पूर्व में है। इसी प्रकार से स्कैंडिनेवियन यूरोप के अंदर है। इसी प्रकार से एटलस पर्वत और आयर्स पर्वत, यहाँ यूराल पर्वत है। इसी प्रकार से अल्टाई पर्वत है, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है। इसी प्रकार से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। और इस प्रकार से हमारा देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका का भी पर्वतीय भाग है। यहाँ इस तरह से मेन जो है पर्वतीय मालाएं पूरे संसार में बटी हुई है। तो अब ये देखेंगे पर्वतमालाएं अवरोध नहीं है, बल्कि अवरोध के साथ साथ इसके गुण भी बहुत ज्यादा है। अभी हम देखते हैं कि रॉकीज पर्वत की बात करते हैं, तो यहां पर जो है रॉकीज पर्वत में सोना, कोयला और पेट्रोलियम यहाँ बहुतायत में मिलता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ वर्ल्ड के यूराल पर्वत और आल्प्स पर्वत, ये आल्प्स पर्वत है और ये यूराल पर्वत है। यहाँ पर कोयला, लोहा, कॉपर, बॉक्साइट बहुतायत में मिलता है, जो मानव की आवश्यकताएं पूरी करता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ हिमालय पर्वत है, ये भारत के उत्तर में है। यहाँ मानसून जब आती है तो इसे सीधा टकराती है और भारत के अंदर मानसून लाने में बहुत ही सहायक है। इसलिए कोई भी चीज बेकार नहीं है। जो भी पर्वत हैं वो किसी न किसी तरीके से फायदेमंद ही हैं। इसी प्रकार से हिमालय पर्वत है तो आज हम साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, अन्यथा हमारा भारत भी इसी तरह से माइनस टेम्परेचर में होता, -50 या इससे ज्यादा भी टेम्परेचर हो सकता था, किंतु ये हमारे तापमान को कंट्रोल करता है, ठंडक आने से रोकता है। तो इसलिए एक तो है पर्वत काफी बेनिफिट है। इसके अलावा पर्वतों से मिनरल्स नहीं मिलते, लकड़ी भी मिलती है यहाँ पर इकोसिस्टम भी बढ़िया रहता है, जलवायु भी बढ़िया रहती है, वायुमंडल भी बढ़िया रहता है, और इस प्रकार से हमें घास भी मिलती है। और यहाँ खेती भी यहाँ पर की जाती है, विभिन्न प्रकार की फलों की खेती भी की जाती है और भी खेती की जाती है, चाय की भी की जाती है, कॉफी की भी की जाती है। ये हम देखते हैं। अब हम देखते हैं पठारों पर, पूरे संसार के पठार करेंगे हम, भौतिक भूगोल का हिस्सा है। तो पठारों में हम देखते हैं ब्राजील का पठार है,
यहाँ कोलंबिया का पठार है, मैक्सिको प्लेटो और ईस्ट अफ्रीकन रोडेशिया। यहां हम देखते हैं जो जो भी पहाड़ पठार हैं, इनमें यहां लगभग 75% कॉफी इन्हीं पठारों में पाई जाती है संसार के। इसके अलावा भी हम देखते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्ड है, ये साउथ अफ्रीका है, ये वेल्ड पठार है यहां पर भी। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया प्लेटू, पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया प्लेटू है, यहां पर पशुपालन अर्थात भेड़ बकरी पालन भी बहुत ज्यादा होता है। और यहां काफी अधिक मात्रा के अंदर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन पठार में गोल्ड सोना भी पाया जाता है। तो पठार भी जो है मानव के लिए बेकार नहीं है, सभी इसके अंदर सारी चीजें इंपॉर्टेंट मिलती हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि अब आते हैं पर्वत पठार हो गया, मैदान की बात और करते हैं। दरअसल हमारे भौतिक भूगोल का हिस्सा है, तो हम देखते हैं पूरे विश्व के अंदर जो भी समतल मैदान है वो सदियों से ही हमेशा हमारा जो सभ्यता के पालने रहे, यानी कि सभ्यताएं का मतलब है मानव ने अपना कार्य किया है, अच्छी तरह से रहे हैं, अच्छे मकान बनाए हैं, पीने के लिए नदियों का पानी मिला है, रहने के लिए अच्छे समतल मैदानी भाग ताकि खेती कर सके और रह सके, अच्छी जलवायु रही है। इसलिए जो भी हम देखते हैं हमारे भारत के अंदर देखते हैं तो गंगा सतलुज का मैदान है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर सदियों से पहले भी जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता बोलते थे, सिंधु नदी है आज भी है, पहले भी थी, तो उसमें मानव रहते थे, सभ्यता पनपी थी। आज भी हम देखते हैं आज हमारे भारत के अंदर गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये सारी क्या है सारे समतल भागों में बहती हैं, तो खेती बहुत बढ़िया होती है। चाइना की बात करेंगे तो वहांगहो नदी है, यांगटी सिक्यांग नदी है, तो ये नदियां हैं। ये नदियां जो है समतल मैदानी भागों में बहती हैं, तो वहां पर जो है अच्छा कृषि की पैदावार होती है, अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, पीने के लिए सारी पानी मिलता है। इसी प्रकार से हम दजला फरात की बात करते हैं, नील नदी की बात करते हैं, तो ये सारी जो है नदियां हैं काफी महत्वपूर्ण है। इनसे संसार के अंदर सारे लोगों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, खेती की भी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, पीने के पानी की भी, सिंचाई की भी सुविधाएं मिलती है, नहरों का भी होता है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी जो है होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समतल मैदान भी बहुत अच्छे होते हैं। हमारे भारत के अंदर तो 43% क्षेत्र जो उत्तरी भारत का विशाल मैदानी भाग में ही है, और वर्ल्ड के भी जो मैदानी भाग है उन्हीं में ही जो है पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है। अब ये तो हो गई हमारी पर्वत पठार और मैदान की स्थल भाग की। अब देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में दूसरा आता है जलमंडल। अब जलमंडल में क्या होता है, ओशनोग्राफी का जो क्षेत्र है, हमारे महासागर हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। महासागरों के अंदर हम देखते हैं तो इनमें हमारे देखते हैं स्टोर हाउस रिसोर्सेज के, इसमें फूड रिसोर्सेज है, मछलियां पालन होता है, मछली होती है तो सुखा करके भी उसका जो है चोरा होता है, उसका काम आता है, और उसमें मछली होती है उसका तेल भी काम आता है, बीमारियों में काम आता है। इसके अलावा खेती के लिए, एग्रीकल्चर का, डोमेस्टिक वर्क के लिए, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो महासागर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सस्ते भाव में न हमें सड़क बनानी पड़ती है, न रेलवे, और उसमें हमें एक जहाज बनानी पड़ेगी पानी की, और उसमें आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो सस्ते इस रेट में हम व्यापार बहुत अच्छी तरह से समुद्रों से कर सकते हैं। इसी प्रकार से ओशन से मिनरल्स भी पाए जाते हैं, मिनरल ऑयल भी, यानी तेल पाया जाता है। जैसे हमारा बॉम्बे हाई है अरब सागर के अंदर, तो यहाँ से भारत अपना जो है तेल निकालता है, और वहां से काफी अधिक मात्रा में हम भारत को तेल भी निकाल कर देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ क्लाइमेट भी बढ़िया रहती है, जो भाग समुद्री किनारों के पास रहते हैं वहां पर न गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है। इस प्रकार से हमारे जो है ये देखेंगे जलमंडल की बात भी है, तो उसमें काफी बेनिफिट हमें होता है, और इसके बगैर भी कोई गुजारा नहीं है। अब इसके बाद में स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है, हम भौतिक भूगोल के अंदर तापमान का अध्ययन करते हैं, रेनफॉल का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसों का अध्ययन करते हैं, ओजोन लेयर का करते हैं, एयर पोल्यूशन का करते हैं, लैंड पोल्यूशन का करते हैं। ये सारा हम उसका अध्ययन हम एटमॉस्फेयर में करते हैं, ताकि हम ये देखें कभी ऐसा ना हो कि मानो हमारी जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके कारण से कभी ऐसा ना हो गर्मी के कारण से, विभिन्न प्रकार की गैसों के कारण से ओजोन लेयर ही ना कट जाए, और कट भी रही है तो जिससे अल्ट्रावायलेट रे सीधे आती है, तो ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो हमारा ऐसा ना हो कि ज्यादा चौड़ी होने से हमारी जो ओजोन लेयर है, जैसा मंगल ग्रह के अंदर यही समस्या हुई थी। पहले बताते हैं कि वहां मंगल ग्रह पर आदमी रहते थे, लेकिन आज हम देखते हैं वहां वायुमंडल ही खत्म हो गया। तो वायुमंडल भी खत्म हो सकता है अगर हम केयर नहीं करें, तो इसलिए वायुमंडल को
सुधारने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाने हैं, या विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं उनको, प्रदूषित गैसें हैं उनको रोकना है, ताकि मानव को आगे कोई समस्या ना पड़े। इसी प्रकार से हम देखते हैं, बायोस्फीयर की बात करते हैं, जैवमंडल। तो जैवमंडल में मतलब है कि मानव, हमारे जो यहाँ हमारा जो विश्व है, विश्व के अंदर सभी कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर मानव रहते हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, या सारे एंटार्क्टिका के अंदर तो निर्जन क्षेत्र बताते हैं, सिर्फ रिसर्चर जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जहां मानव रहते हैं, तो जहां मानव का प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारे संसाधन रिसोर्सेज है जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल के, तो ये जो है बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। पानी, हम भूमिगत जल है बहुत तेजी से निकालते जा रहे हैं। वायु है उसका प्रदूषण होता जा रहा है। हम साइंस और टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड़ पौधों को हमने काट दिया है, तो ग्लोबल वार्मिंग कारण से ओजोन लेयर परत हो रही है, काफी खुल जाएगी। तो एक ऐसा कभी ना हो कि सारा हमारी गर्मी ही गर्मी आ जाए और वायुमंडल ही खत्म हो जाए। इसलिए हमें ये अध्ययन भौतिक भूगोल के अंदर इसका भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसका उपाय भी कर सकें, ताकि हम गर्मी जो धरती पे आती सूर्य की सीधी करने, ओजोन लेयर जो कट रही है उसको रोकने के लिए वापिस हम जो है उपाय कर सके। समय समय पर जो है अर्थ समिट भी होते थे वर्ल्ड लेवल पर, ताकि ऐसा ना हो कि युद्ध के कारण से या विभिन्न गर्मी होने के कारण से समस्याएं आ पाए। इसी प्रकार से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन ये बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कंजर्वेशन के उपाय करने चाहिए। इसलिए सारे अलग अलग चैप्टर वाइज आएंगे, बाद में तो डिटेल से इन्हीं चीजों का। तो भौतिक भूगोल में हम सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, ताकि मानव को कोई समस्या पैदा ना हो, और अभी कोई समस्याएं दिखाए तो उसको अच्छी तरह से हम रोक सके और उसका उपाय कर सके। इसलिए भौतिक भूगोल के अंदर इन सभी चीजों का अध्ययन हम करते हैं। और इस प्रकार से भौतिक भूगोल के अंदर स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल का पूरा अध्ययन हम चैप्टर वाइज करते हैं, जो पूरी डिटेल से होता है। और यहाँ हमने संक्षिप्त से बताया है कि सारे करंट्स, टाइड, सुनामी वगैरह किस तरह से आती हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैसे आती है, उनका उपचार कैसे कर सके हैं, सारा हम भौतिक भूगोल के अंदर ही करते हैं। इसीलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे कोई भी हो, साइंस और टेक्नोलॉजी चाहे कितनी बढ़ जाए, लेकिन हमें भौतिक, हमारे जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक पर्यावरण है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बगैर हम कुछ भी नहीं डेवलप कर पाएंगे। इसलिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को बचाने के लिए हमें फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करना चाहिए और बहुत ही जरूरी है।